तो नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड एवं लेक्चर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं आपके सामने है डे 19 यानी जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 19वां, जो आपको पर डे शाम के 6 बजे यहाँ पर प्राप्त होती है हमारे चैनल पर। चूँकि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए जो है जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस करा रहा हूँ और आने वाले समय में आपको टॉपिक वाइज मटेरियल भी मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये जीआईसी एलटी ग्रेड 2018 के पैटर्न पर 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अभी तक विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं के जो जीएस वाला पोर्शन है उन्हीं के क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है। और अगर आप चाहते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूं जिससे जितना भी बोल रहा हूं वो लिखा हुआ आपको चाहिए, तो आप एक हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और मात्र 199 का चार्ज है एग्ज़ाम तक, और आप चाहें तो इसको जो है मंथली में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये सारे क्वेश्चंस इन सारे सब्जेक्ट को इसमें शामिल किया है, यानी एक कंप्लीट मटेरियल आपको देने का प्रयास किया गया कि जिससे आपको पूरा एग्जाम वाली फीलिंग आए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन है 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, यानी किस फसल की खेती नहीं करते थे। विकल्प है गेहूं, जौ, चावल और मक्का। तो 4 विकल्प है, इनमें से सही है मक्का। जी हाँ, आप जानते हैं कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान मक्का की खेती नहीं करते थे। भारतीय किसानों द्वारा मक्का की खेती किए जाने के प्रमाण हमें 15वीं शताब्दी से मिलते हैं। कब से? 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुर्तगालियों से प्राप्त होते हैं जानकारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किसान दिवस। जी हाँ, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 विकल्प हैं, 23 अक्टूबर को, 23 नवंबर को, 23 दिसंबर को, 23 सितंबर को। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि किसान दिवस जो है किसके जो है जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो हमारे एक बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। जी हाँ, क्या नाम था? चौधरी चरण सिंह। उनका जन्म दिवस 23 दिसंबर को है और 23 दिसंबर यानी तीसरा ये आपका विकल्प सही है। इसी दिन उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जो है इस किसान दिवस को मनाया जाता है और उनको किसानों का मसीहा माना जाता था। ठीक है, 28 जुलाई 1979 यानी 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक, बहुत ज़्यादा दिन तक तो ये प्रधानमंत्री नहीं रहे, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। इस छोटे से कार्यकाल में भी उन्होंने गांव और किसानों को प्राथमिकता में रखकर बजट बनाया और किसानों के जीवन में सुधार के लिए कई नीतियां अपनाई। ठीक है, तो इसलिए जो है इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सही अवरोही क्रम है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको सही बताना है कि नगरीकरण की स्थिति क्या है। जी हाँ, और अवरोही क्रम में आपको लगाना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, बांग्लादेश और भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका है और इसमें कूट दिया हुआ है 2 3 1 2 1 4 2 3 1 4 और उसके बाद जो है 2 1 4 3 4 2 3 1। तो ये आपके कूट हैं, इसको सही क्रम में लगाना है। और ये देख लीजिए ये जो एग्ज़ाम्स पूछे गए हैं 2014 के दौरान पूछे गए हैं और तत्कालीन के समय में जो आयोग और जो सही आंसर था वह था बी आंसर। जी हाँ, अब थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, बी आंसर यहाँ पर आपका सही होता है उस दौरान जो है। तो अगर बी अनुसार देखें तो 3 2 1 4 यानी पहले नंबर पर पाकिस्तान नगरीकरण, फिर उसके बाद भारत का नंबर, फिर उसके बाद बांग्लादेश का, फिर उसके बाद श्रीलंका का नंबर आता है। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो है ये बदल गया है। ये जो बांग्लादेश है ना, ये बांग्लादेश भैया टॉप पर आ गया है। कहाँ पर? टॉप पर आ गया। उसके बाद पाकिस्तान है, फिर भारत है, फिर श्रीलंका है नगरीकरण के जो है दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सही होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लेते हैं अगला क्वेश्चन। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है जो कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। हरदोई में, हाथरस में, कानपुर में, सहजनवा, गोरखपुर में। तो इसका जो सही विकल्प है वह है सहजनवा, गोरखपुर में। जी हाँ, जो महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की जो है ये स्थित है कहाँ पर? गोरखपुर के सहजनवा में। और इसकी स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1935 में, 1935 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हृदय कब आराम करता है? ठीक है, हमारे शरीर का जो हार्ट है वो कब आराम करता है उसको आपको बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पर, कभी नहीं, सोते समय, 2 धड़कनों के बीच, यौगिक आसन करने पर। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वह है सी सही है, यानी 2 धड़कनों के बीच।
जी हाँ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? ध्यान दीजिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग बहुत सारे लोग परेशान हैं इससे। प्रत्युष और वड़ांधता, एड्स और गंजापन, तो किसकी वजह से? कवक की वजह से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो सही विकल्प है वह है गंजापन। जी हाँ, आप जानते हैं कि कवक एक जो है गंजापन एक कवक जनित रोग है, और यह जो है रोग टिटिनिया कैपिटिस नामक कवक की वजह से होता है। और इधर प्रत्युर्जरता, यह जो है एक प्रकार की एलर्जी है, ठीक है। और एड्स जो है ये विषाणु जनित रोग है। एड्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। और वर्णांधता जो है अनुवांशिक रोग है, ठीक है। वर्णांधता क्या है? अनुवांशिक रोग है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता है, और सही है इसका विकल्प क्या? 4, गंजापन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चीन के पहले मार्स ग्रोवर का क्या नाम है? ठीक है, पहले मार्स ग्रोवर का नाम आपको बताना है। क्या है? गाओफेन, या फिर याओगान, जीवान, जहांरोग, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है आपको बताना है। इसका सही विकल्प है जहांरोग। क्या है? जहांरोग। इसका सही विकल्प है जहांरोग या जीव रोग, इस तरीके से लिखा जाता है, अलग अलग तरीके से। कहीं पर आपको जीव रोग लिख जाएगा, आधा जा रहेगा, कहाँ पर जो है ये से जहांरोग करके लिखा आपको नजर आएगा। और चीनी अंतरिक्ष यान, क्या नाम है उसका? तियानवेन फर्स्ट ने इसे मंगल की सतह पर उतारा था। किसने उतारा था? तियानवेन फर्स्ट ने मंगलयान की सतह पर उतारा था, और प्रक्षेपण लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वाक्यांश शून्य त्रुटि शून्य प्रभाव निम्नलिखित में से किस अभियान से संबंधित है? शून्य त्रुटि और शून्य प्रभाव किस अभियान से संबंधित है? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, अटल नव प्रवर्तन मिशन, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वह है मेक इन इंडिया। किसके द्वारा? मेक इन इंडिया के द्वारा, ठीक है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसएमई यानी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मध्यम उद्योग के लिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट यानी ZED योजना शुरू किया था। यह जो है मेक इन इंडिया अभियान के 25 क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण धीरे थे, यानी सही विकल्प क्या है इसका? ए, यानी मेक इन इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर नाबार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको, कि इसमें जैसे है, पहला है इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई, या RBI का सहायक नहीं है, और प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक तथा IDA से भी आता है। 4 विकल्प है, अब इसमें से दिया गया है 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, और 1 2 3 तीनों सही है। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। बी इसका आंसर सही है, यानी इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और दूसरी चीज़, यह प्रोजेक्ट के लिए धन कहाँ से? विश्व बैंक तथा IDA से भी आता है। इसके प्रोजेक्ट के लिए जो है जो धन आता है कहाँ से? विश्व बैंक और IDA से आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जान लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की संस्तुति पर इसकी जो है स्थापना की गई थी। और इसका कार्य है कृषि व ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है ये, ठीक है। पूंजी में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होती है, कितना? 100%। इसकी पूंजी में केंद्र सरकार की 100% जो है हिस्सेदारी होती है। और धन का स्रोत भारत सरकार, विश्व बैंक एवं अन्य एजेंसियाँ होती है। और यह स्थिति क्या है? यह RBI का एक सहायक बैंक है। किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, क्या नाम है? SEZ, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर्थिक प्रणाली प्रभावी हुआ है कब? 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। तो इसको आपको बताना है क्या विकल्प सही है। तो इसका विकल्प सी सही, यानी 2006 में। जी हाँ, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। भारत में SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति को मजबूत बनाने हेतु 2005 में अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। यह फरवरी 2006 में लागू हुआ। यहाँ पर बात प्रभावी की हो रही भैया, लागू की, तो ध्यान से समझिएगा। पारित तो 2005 में हो गया था, लेकिन लागू 2006 में हुआ है, ठीक है। व्यवस्था इसकी क्या थी? सभी अनुमति एक ही जगह से प्रदान करना, जिससे देरी से बचे, ठीक है, देरी से बचाव हो सके। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन करना, वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन करना, घरेलू व विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार अवसरों का निर्माण करना, आवश्यक सुविधाओं का विकास करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है, ठीक है।
अब यहाँ पर 4 विकल्प है, 27.2, 37.2, 22.2, 32.2। यानी इसमें जो सही विकल्प है वह है क्या, बी। जी हाँ, 37.2 ये सही विकल्प है। तेंदुलकर समिति के अनुसार 2004 से 2005 जो है गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत था और धीरे धीरे ये घटता गया है। 2009 और 2010 में 29.8 हुआ और 2011 और 12 के दौरान 21.9 हुआ है। कितना, किसका, जो है गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। टोपरा तथा मेरठ में 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। टोकरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ, टोकरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, मोहम्मद गोरी और सिकंदर लोधी। तो इसका जो सही विकल्प है वह है फिरोज शाह। किसने लाया था? फिरोज शाह ने लाया था, आप देख लीजिए। और उसके बाद हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा गांव से, कहाँ है टोपरा गांव? हरियाणा के जो है यमुनानगर जिले के टोपरा नामक गांव में से अशोक का एक अभिलेख फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। फिरोज शाह तुगलक कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था। यह एकमात्र स्तंभ है जिस पर अशोक के 7 स्तंभ लेख जो है उत्कीर्ण है। अन्य स्तंभों पर केवल 6 लेख मिलते हैं। इसे अशोक का अंतिम अभिलेख माना जाता है। ठीक है, मेरठ के अभिलेख को भी फिरोज शाह दिल्ली लाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। गिजाली किसके काल का विख्यात रचनाकार था? गिजाली की बात हो रही, किसके काल का विख्यात रचनाकार था, आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प है, बलबन, बाबर, अकबर, औरंगजेब। बलबन, बाबर, अकबर और औरंगजेब। तो सही विकल्प है कौन? अकबर। जी हाँ, सी ऑप्शन सही है, अकबर। यानी आप थोड़ा सा देख लीजिए, मुल्ला गिजाली अकबर के दरबारी राज कवि था। अकबर ने उसे मालिक उस स्वरा यानी कविराज की उपाधि दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है। तो इसमें आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी। तो पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कौन? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और अगर बात की जाए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो कौन है? सरोजनी नायडू है भैया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ? ठीक है, अब यहाँ पर देखो, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 4 विकल्प है, इसमें सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन में आप देखें थोड़ा सा, खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की की सेवर्स संधि से तुर्की के सुल्तान के अधिकार छिन गए थे। ठीक है, मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। क्या मानते थे? खलीफा मानते थे। भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेज़ों की इस शर्त पर मदद की थी कि उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना होगा और धर्मस्थलों की रक्षा की जाएगी। परंतु युद्ध में इंग्लैंड की विजय के बाद सरकार वादे से मुकर गई और परिणाम स्वरूप भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार से नाराज हो गए और मोहम्मद अली व शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। कौन कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार की बात हो रही भैया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 4 विकल्प है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के.टी. शाह, डॉक्टर बी.एन. राव और ए.के. अय्यर। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है सी। जी हाँ, सी यानी बी.एन. राव। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो बी.एन. राव है। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में सर बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। अक्टूबर 1947 में राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। कब? अक्टूबर 1947 में। और इसमें जो है 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी शुरुआत में। ठीक है, और 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं? ध्यान से समझना कि किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव की रक्षा का प्रावधान किया गया। केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, ए और बी दोनों में, उपरोक्त में से
कोई नहीं। आपको इसका सही विकल्प बताना है, तो इसका सही विकल्प है सी। जी हाँ, सी का मतलब यहाँ पर केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और केवल मूल कर्तव्यों में, ये दोनों कुल मिलाकर के सही है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन लेते हैं। 18वां, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान है? तो 4 विकल्प है, संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका सही विकल्प है संसद को। जी हाँ, जनता के द्वारा चुने गए जो सांसद होते हैं वो क्या कर सकते हैं? राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा जान लीजिए, संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकता है और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन में भी संसद विधि द्वारा कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था भैया? सन 1979 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन में, सन 1982 में संविधान के 46वें संविधान संशोधन में, सन 1973 में संविधान के 31वें संविधान संशोधन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो विकल्प है आपको बताना है। इसका विकल्प जो सही है वह है क्या? ए। जी हाँ, सन 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है भैया 1978 में। कब? 1978 में। ठीक है, और अनुच्छेद 19(1)(4) और अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार अध्याय से हटाया गया था। संपत्ति का अधिकार अब संवैधानिक कानूनी अधिकार है। ठीक है, इसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A में रखा गया। कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 3A में भाग 12 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? 4 विकल्प है, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो भैया किसका है जो ज़्यादा पानी बटोरती है? ठीक है, तो यहाँ पर देखें सी विकल्प सही है। कौन? गोदावरी। जी हाँ, गोदावरी जो है सही विकल्प है। और गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबकेश्वर से निकलती है। किससे? त्रयंबकेश्वर से निकलती है। इनकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर। कितना? 1465 किलोमीटर है। और जल लगभग जो है जल ग्रहण क्षेत्र लगभग यहाँ पर 3,13,812 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये जानकारी आपको जान लेना चाहिए और इसको ध्यान से समझिए भैया। गोदावरी को क्या बोला जाता है? वृद्ध गंगा के रूप में बोला जाता है। क्या? वृद्ध गंगा। यहाँ पर ये विकल्प सही है, वृद्ध गंगा के रूप में कहा जाता है। ठीक है, अन्य नदियों की जो लंबाई है जलग्रहण के क्षेत्र में अगर देखें, कृष्णा की तो 1401 किलोमीटर। ठीक है, और जो है महानदी की बात करें तो 851 किलोमीटर, नर्मदा की 1312 किलोमीटर और गोदावरी की आप लोगों ने जैसे देखा जो है गोदावरी की 1465 जो है किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकल भारत के किस राज्य में है? कुंचिकल। ठीक है, 4 विकल्प है, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। कर्नाटक और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 4 विकल्प है। 4 विकल्प में सी आंसर आपका सही है, कर्नाटक। ठीक है, क्या विकल्प सही है? कर्नाटक। जी हाँ, कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले के बाराही नदी पर स्थित है। किस नदी पर? बाराही नदी पर स्थित है। ऊंचाई जो है कितना है? 455 मीटर। कितना? 455 मीटर है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन? कुंचिकल। और कहाँ पर है? कर्नाटक में है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, 455 मीटर का। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? ठीक है, 4 विकल्प है। पहला है झरिया, दूसरा है रानीगंज, तीसरा है कोरबा, चौथा है सिंगरौली। तो इसका जो सही विकल्प है वह है झरिया। जी हाँ, अब झरिया जो है ये क्या है? झरिया धनबाद झारखंड में देश के सर्वाधिक प्रमाणिक कोयला भंडार है। कहाँ पर है? धनबाद झारखंड में। ठीक है, भारत के 90% से अधिक बिटुमिनस कोयले का भंडार यहीं पर। कहाँ? झरिया में। ठीक है, और रानीगंज कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ये भैया रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। और कोरबा छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पर है। और सिंगरौली कहाँ? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रैकेनस्बर्ग पर्वत जो है किस देश में स्थित है? 4 विकल्प है, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और जाम्बिया। तो इसका जो सही विकल्प है वह दक्षिण अफ्रीका है। क्या है? दक्षिण अफ्रीका। जो ड्रैगन पर्वत है वो दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इसकी जो ऊंचाई है 3,482 मीटर। कितना है? 3,482 मीटर है। और इसका विस्तार दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो में है। कहाँ? लेसोथो में है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
4 विकल्प है। विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका। विश्व की सबसे दूसरी सबसे गहरी झील तंगानिया झील। तो 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको बताना है कौन गलत है, यानी कौन सही सुमेलित नहीं है। तो भैया पहले विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात नहीं है, बल्कि एंजिल जलप्रपात है। कौन है? एंजिल जलप्रपात। और सबसे जो है बड़ी ताजे पानी की जो झील है उस कौन है? सुपीरियर झील है। और विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील जो है वो कौन है? काका झील है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन है? तंगानिया झील है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तेजाब वर्षा यानी एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। किस प्रदूषण की वजह से होती है आपको बताना है। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो डी है। जी हाँ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड आपका सही विकल्प होता है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, अम्लीय वर्षा जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये तथा सल्फर ऑक्साइड के प्रदूषण की वजह से होता है। यह प्रदूषण मुख्यतः जीवाश्म ईंधन के दहन से होता है। किसके? जीवाश्म ईंधन के दहन की वजह से होता है। यह जो है वर्षा पर्यावरण, जीव जंतुओं तथा भौतिक संरचनाओं को अत्यधिक क्षति पहुंचाते हैं। कौन? एसिड वर्षा, ठीक है। और वायुमंडल में जलवाष्प के साथ मिलकर ये गैसें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है कहाँ पर? बताना है आपको। कटक में, जमशेदपुर में, नागपुर में और रांची में। तो 4 विकल्प है, ये आपको बताना है। इसमें जो सही विकल्प है वह है आपका सी आंसर। जी हाँ, कहाँ पर? नागपुर में। यह जो है नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 कब? 1958 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है किस चीज़ का? कि भैया तूफान आएगा, वर्षा होगी, स्वच्छ मौसम होगा कि शीतलहर पड़ेगी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है तूफान का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार किसके वजह से होता है करता है? यहाँ पर द्विफेशी लेंस जैसा है, अभिसारी लेंस जैसा है, अपसारी लेंस जैसा है और शंक्वाकार लेंस जैसा है। तो इसका जो सही विकल्प है वह है सी। जी हाँ, अपसारी लेंस जैसा। कैसा? अपसारी लेंस द्वारा। जी हाँ, ये विकल्प आपका सही, अपसारी लेंस जैसा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है। अपसारी लेंस पर गिरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के बाहर की ओर मुड़ जाती हैं और फैलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। इसके विपरीत उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको सफ़ेद सोना कहा जाता है? भैया कौन? सफ़ेद सोना। पारा को, प्लेटिनम को, पेट्रोलियम को, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वह है भैया क्या? यहाँ पर सही विकल्प है आपका बी। जी हाँ, प्लेटिनम। जी हाँ, प्लेटिनम जो है को सफ़ेद सोने के रूप में जाना जाता है। ये एक अत्यंत महंगी एवं दुर्लभ धातु है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन है आपका, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ठीक है, 4 विकल्प है यहाँ पर। बिंबिसार ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने, पुष्यमित्र ने। तो इसका जो सही विकल्प है वह है बी आंसर। जी हाँ, अशोक ने। सांची का स्तूप मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। कितने? 84,000। भैया बहुत होता है। 84,000 स्तूप बनवाए। और सांची और भरूच के स्तूपों का मूल निर्माण जो है भी अशोक द्वारा ही कराया गया था। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विदिशा के पास स्थित है, ठीक है। इसकी खोज जो है 1818 में जनरल रायलड ने की थी। किसने? जनरल रायलड ने। यहाँ एक बड़ा व 2 छोटे स्तूप हैं। मूल रूप से यह ईंटों का बना था। यहाँ पर आपका खत्म होता है 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कोई डाउट हो, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तथा वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।